Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF, and आज हम रिवाइज करेंगे अपना अकाउंटिंग। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको एक बार बता देता हूं, हम कर क्या रहे हैं, शुभम सर और मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपके रिवीजन सेक्शंस जो आपने कहा था वो स्टार्ट कर चुके हैं। अब आपकी ड्यूटी है कि हर MWF आपको 5 PM आना है और रिवीजन सेशंस अटेंड करने हैं। और आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे अकाउंटिंग। मेरा टारगेट होगा कि सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मैं कवर करूं, हर एक क्वेश्चन को, बाकियों की तरह नहीं, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे और आपका टास्क होगा कि हर एक क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो करें स्टार्ट, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द इंटरेस्ट पेड बाय द फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बोथ ए एंड बी। तो कैश फ्लो से हमारा क्वेश्चन है। देखो, मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा सारे पॉइंट्स, जब तक अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दो। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारा कैश फ्लो कब जाता है, मतलब कैश ट्रांजैक्शंस कब जाती हैं, ये होती हैं हमारी जो कंपनी की डे टू डे रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी कैश फ्लो होता है वो हमारा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। जैसे अगर कंपनी की सेल्स हो रही है या डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड जो कैश फ्लोज हो रहे हैं वो सारे जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, राइट? फिर आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन सी जाती हैं, जहां से भी कंपनी फंड्स रेज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी लोन ले रही है तो वो हमारी कंपनी की क्या हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो क्या हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट अगर शेयर्स इशू कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, वो सारी क्या हो गई, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब कंपनी जहां से फंड्स रेज करती है। और फिर आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जहां पे कंपनी इन्वेस्ट करती है अपने फंड्स को। लाइक अगर कोई एसेट खरीद रही है, बिल्डिंग खरीद रही है, या फिर किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है? अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट पेड बाय अ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। देखो, अगर हम इंटरेस्ट पेड की बात करें, सिर्फ इंटरेस्ट पेड की बात करें तो क्या होगा, वो होगी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट इस क्वेश्चन में हमें साथ में लिखा हुआ है बाय अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। फाइनेंशियल एंटरप्राइज लाइक एनबीएफसी हो गए, बैंक्स हो गए, जिनका काम ही क्या है, लाइक बैंक की बात करूं तो वो डिपॉजिट्स लेता है। ये इनका डे टू डे बिजनेस होता है कि जो पैसा डिपॉजिट लेना और उस पर इंटरेस्ट पे करना, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं बैंक्स, तो हम सारे बैंक्स में पैसे डिपॉजिट कराते हैं और बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट पे करता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो भी वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ऑन देयर डिपॉजिट्स, वो पार्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, राइट? बट अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है, फंड्स रेज करे हुए हैं, उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो पार्ट होता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, राइट? तो वो वाला इंटरेस्ट पेड पार्ट होता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। सो इंटरेस्ट पेड यहां पे भी मेंशन नहीं है कि कहां कर रहे हैं। अगर वो डिपॉजिट्स पे हो रहे हैं तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर वो लोन पे हो रहा है, इंटरेस्ट पे जो उन्होंने लोन लिया है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक? और मैक्सिमम केस पे अगर ना लिखा हो, सिर्फ ये दो ऑप्शंस हो, तो हम जो आंसर टिक करेंगे वो करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कब करेंगे, जब मेंशन ना हो कि बोथ वाला, क्योंकि इंटरेस्ट पेड जनरली ये माना जाता है कि उनका पर्पस है लोन देना, उनका
पर्पस है लोन देना, तो इस केस में हम आंसर जो टिक कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। ठीक, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ कंपनी ABC लिमिटेड whose break even point is 7500 units per annum. The selling price is 120 per unit. The variable cost is 70 per unit. What is company's annual fixed cost? तो कॉस्टिंग से हमारा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो अब बच्चे गलती क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को बहुत ज्यादा स्किप करके जाते हैं। तो आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर हम आंसर्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा 100% श्योरिटी होती है इनमें। मतलब मेरे को पर्सनली न्यूमेरिकल्स बहुत पसंद है। क्यों? 100% श्योरिटी होती है, कैलकुलेशन हो गई तो हमारा आंसर ठीक ही होगा, मतलब अगर हमें आता है तो। ठीक, तो अगर मैं देखूं हमें क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे कंपनी ना प्रॉफिट अर्न करती है ना लॉस करती है, राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले की बात करूं, वो क्या होता है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो दे रखी है, निकालनी है, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है? याद करो, हम बनाते थे ना कॉस्ट शीट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा होता है कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स कितनी है हमारी? सेल्स है हमारी 120 रुपीज पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट है 120 रुपीज, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 70, तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 50 रुपीज पर यूनिट। तो अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले के थ्रू जाऊं तो ब्रेक इवन पॉइंट है 7500, फिक्स्ड कॉस्ट मैंने कैलकुलेट करनी है तो मैंने एक्सलेट कर लिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है 50, तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी 7500 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू x। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं 7 5 35 5 5 25 7 5 35 36 37, तो 3,75,000 ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक, तो अगर आप कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन पे आप लिख दीजिए, मैं उधर रिप्लाई करूंगा आप। ठीक, स्टार्ट करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3,75,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन पे पूछ लो। चले आगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अ कंपनी इज फेसिंग अ फाइनेंशियल क्रंच, is in a dire need of liquidity. Which of the following ratio help the firm to know the issue? हमारी करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट पेमेंट रेशियो। तो रेशियो एनालिसिस से हमारा क्वेश्चन है, और बहुत बार मतलब बहुत ही ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन में रेशियो से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं रेशियोज में, और स्पेसिफिकली अगर मैं फॉर्मूले की बात ना करूं, जब बात करूं पूछा जाता है क्या ऑब्जेक्टिव है उस रेशियो को कैलकुलेट करने का। क्योंकि स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं, वो सिर्फ रेशियोज को रट के चले जाते हैं कि भाई रेशियो का ये फॉर्मूला आएगा तो सॉल्व कर देंगे, बट क्वेश्चंस में आजकल होने क्या लग गया है, रेशियो की इंप्लीकेशंस पूछी जाती हैं, पर्पस पूछा जाता है, तो हमें उस पर भी फोकस करना है। ठीक, यहां पे बात हो रही है फाइनेंशियल क्रंच की, मतलब बात हो रही है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की, राइट। देखो जो हमारी करंट रेशियो होती है वो क्या होती है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये भी हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बात करती है। फिर हमारी एसिड टेस्ट रेशियो होती है, एसिड टेस्ट रेशियो क्या होती है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, राइट, वो भी हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात करती है। फिर आता है डेट इक्विटी रेशियो, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करती है। फिर आता है इंटरेस्ट पेमेंट रेशियो, ये भी लॉन्ग टर्म की बात करती है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, करंट रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो, ये दोनों शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात करते हैं, राइट। दोनों में फर्क क्या होता है, एसिड टेस्ट रेशियो में क्या करते हैं, हम करंट एसेट्स में से मतलब हम क्विक एसेट्स निकालते हैं, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, और क्विक एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। देखो क्वेश्चन में जो कीवर्ड है
वो क्या है? वो है हमारा फाइनेंशियल करंट और नीड ऑफ अ डायर लिक्विडिटी, मतलब फोकस कर रहा है बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म पे। तो जो हमारा मोस्ट करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसिड टेस्ट रेशियो, क्योंकि एसिड टेस्ट रेशियो बताता है कि कंपनी के पास अब फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब बहुत ज्यादा कैश चाहिए, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात करता है। ठीक, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, याद करो, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज क्विक रेशियो। मतलब ऐसे एसेट्स जिनको कंपनी जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट रेशियो हो जाएगी एसिड टेस्ट रेशियो है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैं देख पा रहा हूं कई सारे स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो पहले तो। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा हूं ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो आपकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूजफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, टाइमलीनेस, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, एक्यूरेसी, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, सिंप्लिसिटी। इनमें से कौन सा? अब ये क्वेश्चन डालने का मेरा पर्पस क्या है? कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब उनको फीचर्स तो पता होते हैं बट उनको करेक्ट फोर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता होते, वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं आप में से कौन कौन सही आंसर देता है इसका, किनको प्रॉपर फोर नेम्स याद हैं कि कौन से होते हैं हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जब तक आंसर दे तो डिस्कस कर लेते हैं सबको एक एक करके। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्या होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब? कि जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, वो उसे अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ऐसी बनी हो कि किसी को समझ ही ना आ रही हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, उन्हें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से समझ आए, राइट। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है? वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं वो उसको हम वेरीफाई कर सकें, प्लस साथ में जो यूजर्स हैं उस पर बिलीव कर सकें, मतलब जो हमारा डाटा है वो एक्चुअल है और वेरीफाई कर सकते हैं उसे। फिर आता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को या तो किसी और फर्म के साथ या फिर अपने ही प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकें। ये ना हो कि हर बार हम अलग मेथड टेक्निक यूज कर रहे हैं जिससे हम कंपैरिजन ही ना कर सकें, राइट। फिर टाइमलीनेस, क्या टाइम पे पहुंचनी चाहिए। फिर हमारा आ जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? बिल्कुल सही होनी चाहिए। बाकी सारे वर्ड, सिंप्लिसिटी कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होनी चाहिए ताकि बाकियों को समझ आए। देखो एक तरह से कहीं ना कहीं तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट जब हम बात करते हैं फोर प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वहां पे फोर टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, वो आपको याद होनी बहुत जरूरी है। ठीक, कौन सी होती हैं? वो होती हैं हमारी, पहला ऑप्शन दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया? चले लास्ट क्वेश्चन के बाद। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पे भी डेली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डालता रहता हूं, जहां पे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। चलो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू। अच्छा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन डालने का रीजन क्या था, मैं आपको रिवाइज करा दूं एक चीज। देखो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स फंसते कहां पे हैं पेपर में। आजकल यूजीसी क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस डाल रहा है। स्टूडेंट्स फंसते कहां, उन्हें कंसेप्ट तो पता होते हैं बट वो टाइमली पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते। रीजन बीइंग वो 3 आवर्स के टेस्ट की प्रैक्टिस ही नहीं करके जाते। या अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 की बात करूं, अगर वो टाइम कुछ डिवोट कर रहे हैं तो इंडिविजुअली उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर जाते। एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस कर जाएंगे, वीडियो सेशंस तो देख जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि टाइम पे वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, वो बहुत जरूरी हो जाता है।
तो उसके लिए मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं हर बार कि भाई मॉक टेस्ट जरूर दो, एटलीस्ट 5 तो दो ही दो, मैक्सिमम 10 दो, मतलब 10 तक देने चाहिए। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द लॉसेस फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स नीड नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू टू असर्टेन नेट गेन और लॉस। क्या हमारे लॉसेस को माइनस नहीं करना होता सेल ऑफ एसेट्स में से अगर नेट प्रॉफिट और गेन निकालना है? तो ये स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग है। हमें ढूंढनी कौन सी है? ट्रू वाली। याद रखना स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट पढ़ना, नॉट वगैरह है तो प्रॉपर उसे फोकस देना। तो यहां पे हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो ये तो फॉल्स हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट ऑलवेज नॉन मॉनेटरी आइटम्स टू बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। पहली चीज, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या बताता है? क्या बताता है? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल बताता है कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। वो बहुत ऐसा नहीं है कि आज खुल रहा है कल बंद हो जाएगा। बिजनेस हमारा कभी भी बंद नहीं होगा। दैट इज गोइंग कंसर्न बिजनेस, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो यहां पे तो वैसे से कुछ बात ही नहीं हो रही। अगर होती भी तो मॉनेटरी वैल्यूज होती है जिनको हम मार्केट प्राइस पे लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी गलत है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल रिकॉर्ड्स ऑफ 1 ईयर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द पास्ट रिकॉर्ड्स। पहली चीज, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या बताता है? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बताता है कि जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, जो हम थ्योरम्स यूज कर रहे हैं, सॉरी, जो हम लॉज यूज कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज कर रहे हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने वक्त, जैसे अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो 2 मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन है, रिटर्न डाउन है। तो अगर जो भी मेथड यूज कर रहे हैं तो उसे हमें कंसिस्टेंट रखना है, कॉन्टिन्यूस रखना है, ताकि वो हेल्प कर सके कंपैरिजन में। यहां पे वर्ड यूज हो रहा है नॉट बी कंपेयर्ड, तो ये भी हमारा हो गया गलत। अब थर्ड, वैसे तो फोर्थ ऑप्शन पेपर में पढ़ना ही नहीं क्योंकि वही करेक्ट होगा, लेकिन तब भी अवॉइड करने के लिए जरूर पढ़ लेना, मिस्टेक ना हो जाए। इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑल प्रोबेबल फ्यूचर लॉसेस मस्ट बी असर्टेन्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म की बात करी गई है। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? अगर हमें कोई फ्यूचर लॉस दिख रहा हो तो उसे हम आज ही असर्टेन करके चलेंगे, आज ही रिकॉर्ड करके चलेंगे। राइट, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई करेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का एक और नाम है, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वो 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक और नाम है पी से, बताओ क्या है, कौन सा प्रिंसिपल? तो वो नाम कमेंट सेक्शन पे लिखो जल्दी से, देखते हैं किस किस को याद है। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ जो हमारा कंजर्वेटिज्म है उसका एक नाम और क्या है, जल्दी बताओ। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैं चेक करूंगा कि किस किसने सही आंसर दिया इसका। और एक चीज और देखो, 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे आज। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन पे लिखना है कि आपके 5 में से क्या स्कोर आए। आपके 5 के 5 सही हुए, 5 में से 4 सही हुए, 3 सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे होगा क्या, मेरे को पता चलेगा जो स्टूडेंट्स हैं कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि उसी लेवल के मैं क्वेश्चंस आगे बनाऊं। मान लो अगर सारे स्टूडेंट्स 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर रहे होंगे तो मैं और ट्रिकी क्वेश्चंस बनाऊंगा, असर्शन रीजनिंग इंक्लूड करूंगा। तो ठीक है, ये मेरा क्राइटेरिया रहेगा कि मैं आपको इवेल्युएट कर रहा हूं यहां पे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक, अगर आपके 1 आउट ऑफ 5 आएंगे तो मैं अभी और बेसिक कंसेप्ट पे जाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके 5 to 5 आएंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि और डिफिकल्ट कंसेप्ट और असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड करूं सेशंस में। ठीक, तो यहां से मेरे को आइडिया लगेगा कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग। ठीक, अब कोई स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा लो परफॉर्म कर रहा है, या अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरे को और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, सब 5 से तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो उन सभी को बता दूं हमारी जो बुक है वो आप ले सकते हो। इसमें 3 लेवल्स में क्वेश्चंस डिवाइड है, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। वो प्रैक्टिस कर सकते हो आप, तो उधर से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। राइट, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेशन हम मिलेंगे वेडनेसडे 5 PM। दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।